यह कहानी है जिंग की, एक युवा लड़के की जो मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता है, लेकिन उसकी कमाई से किराया निकालना भी मुश्किल होता है। असल समस्या किराए की नहीं, बल्कि उसकी छोटी बहन टोंग की है, जिसे दिल में छेद के कारण सर्जरी की जरूरत है। सारी जिम्मेदारी जिंग के कंधों पर है, क्योंकि उसके पिता ने उसकी मां को सालों पहले छोड़ दिया था और उसकी मां भी कैंसर से चल बसी। इस बोझ के बावजूद एक दिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि टोंग की हालत तेजी से बिगड़ रही है और सर्जरी के बिना वह सिर्फ 2 साल तक जीवित रह सकती है। सुनकर जिंग के होश उड़ जाते हैं। सर्जरी के लिए 7 लाख युआन चाहिए और उसे समझ नहीं आता कि इतने पैसे वह कहां से लाएगा। उसी रात जब वह अपनी बहन को प्यार से देख रहा होता है, उसे अपने दोस्त का फोन आता है जो उसे अपनी फैक्ट्री बुलाता है कुछ दिखाने के लिए। वहां पहुंचकर दोस्त एक कपड़ा हटाता है और जिंग के सामने 1 लाख स्मार्टफोन्स का ढेर नजर आता है। दोस्त बताता है कि ये फोन इटली भेजे जाने थे, लेकिन क्वालिटी चेक में फेल हो गए। अब मालिक जेल में है और 2 साल से स्टोरेज का किराया भी नहीं दिया गया, इसीलिए ये फोन ढूल खा रहे हैं। वह सभी फोन जिंग को 1 लाख युआन में देने का ऑफर देता है, जिन्हें रिपेयर कर वह ऊंचे दाम पर बेच सकता है। जिंग को आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन इतने पैसे नहीं होते, इसलिए वह सिर्फ एक फोन खरीदकर घर लौट आता है। पूरी रात मेहनत कर वह उसे रिपेयर करता है और सुबह तक चालू करने में सफल हो जाता है। आत्मविश्वास से भरा हुआ अगले दिन बैंक जाकर लोन लेता है और पूरा स्टॉक खरीद लेता है। फिर वह चाइना के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जाता है, जहां एक रिफर्बिश्ड फोन डीलर से सौदा तय कर लेता है। जब वह प्रॉफिट का हिसाब लगाता है तो उसे यकीन नहीं होता। 1 लाख फोन बेचने से उसे करीब 1 मिलियन युआन का मुनाफा होगा, जो टोंग की सर्जरी के लिए काफी से ज्यादा है। जिंग खुशी से झूम उठता है और अपनी बहन को स्कूल से लेने चला जाता है। उसे लगता है कि अब उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन जिंदगी हमेशा अच्छे वक्त में ही नहीं चलती, कभी कभी बुरे सरप्राइज भी देती है। 2 हफ्ते बाद चीन सरकार आई वेस्ट बढ़ने के कारण रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन की बिक्री पर बैन लगा देती है। जिंग गुस्से में डीलर के पास जाता है, लेकिन डीलर कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कानून से बड़ा नहीं होता। अब जिंग के सामने दोहरी मुसीबत थी, ना सिर्फ अपनी बहन की सर्जरी के पैसे जुटाने की, बल्कि बैंक लोन चुकाने की भी। इसी तनाव में वह बैठा होता है कि अचानक एक नया आइडिया आता है। वह उसी स्मार्टफोन कंपनी में जाता है और मैनेजर को एक डील ऑफर करता है। वह फोन के पार्ट्स सस्ते में बेचेगा, जिन्हें कंपनी इंटरनेशनल मार्केट के लिए रिफर्बिश्ड फोन में इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन मैनेजर साफ मना कर देता है। उसका कहना होता है कि पार्ट्स निकालने से वे डिफेक्टिव हो सकते हैं और क्वालिटी चेक में फेल हो सकते हैं। जिंग भरोसा दिलाता है कि वह पूरी सावधानी से पार्ट्स निकालेगा। मैनेजर को दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए वह बस इतना कहता है कि जिंग पहले पार्ट्स क्वालिटी चेक के लिए भेजे और रिपोर्ट आने के बाद बताए। कई दिन मेहनत कर जिंग सारे पार्ट्स निकालता है और टेस्टिंग के लिए भेजता है। खुशकिस्मती से सभी पार्ट्स क्वालिटी टेस्ट पास कर लेते हैं। जिंग रिपोर्ट लेकर मैनेजर के पास जाता है, लेकिन मैनेजर ठंडे दिल से कहता है कि उसने कभी पार्ट्स खरीदने का वादा नहीं किया था। गुस्से और दुख से भरकर भी जिंग हार नहीं मानता। वह कंपनी के मालिक झांग से मिलता है और सिर्फ 10 मिनट का समय मांगता है। लेकिन झांग जल्दी में होता है, क्योंकि उसे 30 मिनट में ट्रेन पकड़नी होती है, इसलिए वह मना कर देता है। जिंग झट से उसी ट्रेन की टिकट खरीदता है और स्कूटर पर स्टेशन की ओर भागता है। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वह गिरकर भी हार नहीं मानता। जब स्कूटर स्टार्ट नहीं होती तो दौड़कर स्टेशन तक पहुंचता है और आखिरी सेकंड पर ट्रेन पकड़ लेता है। जैसे ही ट्रेन में चढ़ता है, सीधे मालिक के पास जाकर बोलता है, अब तो आपके पास 10 मिनट हैं, है ना? वह अपने प्लान को समझाता है, लेकिन जांग कहता है कि वह इतने फोन के पार्ट्स सही तरीके से नहीं निकाल पाएगा। लेकिन जिंग के बार बार मनाने पर मालिक आखिरकार मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर, सिर्फ अगर पार्ट्स क्वालिटी टेस्ट पास करेंगे तभी वह सौदा करेगा। अगर फेल हुए तो जिंग को एक पैसा भी नहीं मिलेगा, साथ ही कंपनी कोई मदद या मजदूर भी नहीं देगी। जिंग को सब कुछ अकेले करना होगा। ट्रेन से उतरने के बाद जिंग सोचने लगता है, आखिर मैं अकेले 1 लाख फोन के पार्ट्स कैसे निकाल पाऊंगा। उस रात जिंग अपनी बहन को दोस्त के घर से लेकर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में टोंग को अपने भाई की पीठ पर चोट के निशान दिखे और उसकी आंखों में आंसू आ गए, यह समझकर कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। वह रोते हुए कहती है कि उसे धीरे गाड़ी चलानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद दुनिया में उसका कोई नहीं है। जिंग उसे दिलासा देता है कि वह अब से धीरे चलाएगा और घर पहुंचते ही टोंग उसकी मरहम पट्टी करती है
बाद में जिंग अपने पड़ोसी जाओ से मिलता है और उसे फोन तोड़ने की फैक्ट्री बनाने का अपना प्लान बताता है। वह झाओ से पार्ट टाइम प्रोडक्शन संभालने की रिक्वेस्ट करता है। झाओ चेतावनी देता है कि यह प्लान बहुत रिस्की है और वह सब कुछ खो सकता है, लेकिन जिंग कहता है कि खोने के लिए उसके पास सिर्फ उसकी बहन है और इसके बिना वह सर्जरी के पैसे कभी नहीं जुटा पाएगा। जिंग का जज्बा देखकर झाओ उसका ऑफर मान लेता है। अगले दिन जिंग अपनी दुकान और स्कूटर बेच देता है ताकि वह एक जगह किराए पर ले सके, जहां वह अपनी फैक्ट्री लगा सके और 1 लाख फोन्स का स्टॉक रख सके। जिंग और झाओ मिलकर पूरी जगह साफ करते हैं और फर्नीचर लगाते हैं। कंपनी का नाम रखते हैं नाइस व्यू। अब उन्हें एक टीम की जरूरत थी, लेकिन खर्चा कम रखने के लिए जिंग कुछ ऐसे लोगों को हायर करने का फैसला करता है जिन्हें ज्यादा सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। जिंग की पहली एम्प्लॉय है वांग, एक सिंगल मॉम जिसे पिछली नौकरी में ज्यादा शोर की वजह से सुनाई देने में परेशानी हो गई है। अभी वह वेटर का काम करती है और अक्सर अपनी सुनने की समस्या के कारण गलत ऑन ऑर्डर ले लेती है। फिर भी उसे थोड़ी टेक्निकल नॉलेज है, इसलिए जिंग उसे जॉब ऑफर करता है, जिसे वह खुशी से स्वीकार कर लेती है। उसका दूसरा कर्मचारी एक अजीब आदमी है जो लोगों से कम बात करता है और कई कुत्ते पालता है। उसने गुस्से में अपने पिछले मालिक को घूंसा मार दिया था, जिसके बाद उसे किसी कंपनी में नौकरी नहीं मिली। जिंग उसे भी नौकरी का ऑफर देता है, जिसे वह मान लेता है। उसके बाद जिंग 2 गेमर लड़कों को हायर करता है जिन्हें गेमिंग के अलावा कुछ नहीं सूझता और वे दिन भर कंप्यूटर गेम्स खेलते रहते हैं। जिंग अपने सभी कर्मचारियों को पूरी लगन से ट्रेन करता है ताकि क्वालिटी कंट्रोल में कोई गड़बड़ न हो। जिंग की कहानी सुनकर आसपास रहने वाले कुछ रिटायर्ड बुजुर्ग जो घर बैठे बोर हो रहे थे, उसकी मदद के लिए आगे आए। ये देखकर जिंग खुश हो गया और अगले दिन से काम शुरू हो गया। लेकिन जिंग के पास उनकी सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपने दोस्त की मदद से विंडो क्लीनिंग का काम शुरू कर दिया। दिन में वह थके बिना खिड़कियां साफ करता और रात में फोन्स के पार्ट्स अलग करने में लग जाता। बिना रुके जिंग ने खुद को हद से ज्यादा पुश किया, रोज 20 घंटे काम करता और सिर्फ 4 घंटे सोता। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अपनी बहन को जिंदा रखना। एक दिन जिंग की फैक्ट्री के बाहर कुछ गुंडे वांग को परेशान करने लगे। वे चाहते थे कि वह अपने पिछले एम्प्लॉयर के खिलाफ केस वापस ले ले, जिससे उसकी हियरिंग लॉस हुई थी। लेकिन वांग ने सीधे मना कर दिया, तो उस आदमी ने उसके मुंह पर मार दिया, जिससे वांग का हियरिंग एड टूट गया जो उसके बेटे ने उसे गिफ्ट किया था। यह देखकर जिंग उस आदमी की तरफ भागा और उसे एक जबरदस्त फ्लाइंग किक मारी, जिससे वह आदमी अपने साथियों के साथ जिंग पर टूट पड़े। यह देखकर जिंग के कर्मचारी उसके साथ आ गए और दोनों ग्रुप्स में लड़ाई शुरू हो गई। तभी झांग, वह अजीब कर्मचारी, मैदान में आया और सारे बदमाशों को आसानी से धूल चटा दी। जिंग ने उन्हें चेतावनी दी कि फिर कभी नजर न आए, लेकिन गुस्से में वांग कुल्हाड़ी लेकर उन पर हमला करने गई। जिंग और बाकी कर्मचारी ने उसे रोका और जिंग ने वांग को भरोसा दिलाया कि वह उसका हियरिंग एड ठीक कर देगा, जिससे वह शांत हो गई। कुछ दिन बाद जिंग का एक कर्मचारी शादी कर रहा था। जिंग स्टेज पर गया और नए जोड़े के लिए दिल से स्पीच दी। बाद में ड्रिंक्स के दौरान झाओ ने जिंग से पूछा कि उसके अपने क्या प्लान्स हैं, लेकिन जिंग ने बताया कि वह बस अपनी बहन को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। लेकिन जिंग की मुश्किलें खत्म नहीं हुई थीं। पार्टी के बाद जब वह बहन के साथ घर लौट रहा था, तो दरवाजे पर लैंडलॉर्ड का नोट मिला कि 4 महीने का बकाया रेंट देने पर ही दरवाजा खुलेगा। जिंग ने चाबी से गेट खोलने की कोशिश की, पर लैंडलॉर्ड ने लॉक बदल दिया था। फोन पर बात करने पर भी लैंडलॉर्ड नहीं माना। अब इतनी रात को बहन को लेकर कहां जाए, यह समझ नहीं आ रहा था, इसलिए रात बिताने के लिए वह उसे झाओ के घर ले गया। फ्रस्ट्रेशन में जिंग अपने दोस्त के पास गया जिसने उसे फोन्स का स्टॉक बेचा था, क्योंकि वह जिंग के 2000 युआन महीनों से नहीं दे रहा था। जिंग ने उसे पंच किया और उसके घर से एक एक पैसा वसूल किया। अगले दिन जिंग ने अपनी बहन के साथ फैक्ट्री में रहने का इंतजाम किया, क्योंकि वह झाओ पर और बोझ नहीं डालना चाहता था। उसे दुख हुआ कि वह अपनी बहन के लिए एक अच्छा बिस्तर भी नहीं खरीद सका। उसने और मेहनत करने का फैसला किया और लगभग सोना बंद कर दिया। बस काम के बीच में थोड़ी देर की नींद ले लेता। हर पल को वह कीमती समझता, पूरी तरह अपने मकसद के लिए समर्पित था। एक रात जब जिंग अपनी डेस्क पर थोड़ी नींद ले रहा था, उसकी बहन ने उसे जगाया, क्योंकि उसे बाहर से कुछ अजीब आवाजें आ रही थीं जो उसे डरा रही थीं। जिंग ने बाहर जाकर देखा तो 2 लोग ट्रक से उसके फोन्स चुरा रहे थे। जिंग को देखकर चोर भागने लगे, पर जिंग ट्रक पर कूद पड़ा।
वह दरवाजे से लटका हुआ था और चोरों से उसकी धक्का मुक्की हो रही थी। इसी चक्कर में ट्रक सड़क के बीच में आ गया और जिंग और एक चोर ट्रक से गिर गए, जिससे जिंग की उंगलियां बुरी तरह जख्मी हो गईं। ट्रक ड्राइवर तो भाग गया, लेकिन जिंग अपने फोन्स मांगने उसके साथी के पास पहुंचा। तभी उसकी बहन भी वहां आ गई और भाई को जख्मी देखकर बहुत परेशान हो गई। ट्रीटमेंट के बाद पुलिस ने जिंग को बताया कि उन्होंने चोर के साथी की मदद से फोन्स बरामद कर लिए हैं। अगले दिन विंडो क्लीनिंग करते वक्त जिंग के जख्मी हाथ से पानी का बकेट गिर गया, जिस पर बॉस ने उसे ऑफिस बुलाया। जिंग का सूजा हुआ हाथ देखकर बॉस ने उसे ग्लव्स उतारने को कहा। मजबूरी में जिंग ने ग्लव्स उतारे और बॉस ने उसे जख्मी हाथ से काम करने के लिए डांट दिया। जिंग की मिन्नतें करने के बावजूद बॉस ने उसे बेरहमी से नौकरी से निकाल दिया, लेकिन जख्मी उंगलियों के साथ काम किए 3 दिन की सैलरी दे दी। अब सारे रास्ते बंद होने के बाद जिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वह ऑफिस का किराया या कर्मचारियों की सैलरी कैसे देगा और बहन का इलाज कैसे करेगा। उसका डर सच हुआ जब मकान मालिक ने सिर्फ 3 दिन का समय दिया किराया चुकाने के लिए, वरना जगह किसी और को किराए पर दे देगा। कोई और रास्ता न देखकर जिंग तूफानी बारिश में मैनेजर की गाड़ी के सामने खड़ा हो गया, एडवांस पेमेंट मांगने के लिए। पर मैनेजर ने जिंग की बेइज्जती की, उसे ज्यादा उड़ने वाला मजदूर कहकर अपनी गाड़ी से निकाल दिया। दिल टूट जाने के बाद जिंग पूरी रात अपनी बहन के साथ झाओ के घर पर रहा, क्योंकि शहर में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अगले दिन जब जिंग ऑफिस पहुंचा तो जो नजारा देखा उससे उसका दिल बैठ गया। मकान मालिक ने जिंग का सारा सामान सड़क पर फेंक दिया था और जगह किसी और को किराए पर दे दी थी। उम्मीद खो चुका जिंग सड़क के किनारे बैठ गया। कोई सोच या उमंग नहीं, बस एक चींटी को शांति से देखता रहा था। तभी उसके सारे कर्मचारी काम के लिए आ गए, पर जिंग ने उनसे माफी मांगी और बताया कि फैक्ट्री बंद हो गई है और उनकी सैलरी देने के पैसे नहीं हैं। जिंग की हैरानी की हद न रही जब कर्मचारियों ने कहा कि वे अब सिर्फ कर्मचारी नहीं हैं, एक टीम है और जिंग उनकी सैलरी तब दे सकता है जब पैसे होंगे, क्योंकि वे समझते हैं कि वह कितनी मेहनत कर रहा है। वे खुश हैं कि किसी ने उन पर भरोसा करके पहली बार नौकरी दी। उन्होंने जिंग को भरोसा दिलाया कि वे घर से काम करेंगे और ऑन ऑर्डर्स पूरे करेंगे। इस बात से जिंग का हौसला बढ़ा और फोन ट्रक में लोड करके सब अपने अपने घर ले गए, जहां उन्होंने उनके पार्ट्स को अलग करना शुरू किया। महीनों की लगातार मेहनत के बाद सारा काम खत्म हुआ और जिंग ने पार्ट्स क्वालिटी टेस्ट के लिए भेज दिए। पर अब भी डर था कि अगर पार्ट्स रिजेक्ट हो गए तो क्या होगा। जिंग और उसके कर्मचारी नर्वस होकर रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे थे और कुछ देर बाद उन्हें कंपनी के सीईओ झांग के ऑफिस में बुलाया गया। झांग ने जिंग को समय पर ऑन ऑर्डर्स पूरे करने के लिए बधाई दी और बताया कि जिंग के भेजे 87% पार्ट्स क्वालिटी कंट्रोल में पास हो गए। सबके चेहरे खुशी से खिल उठे और जिंग की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। झांग जिंग से बहुत प्रभावित हुआ और उसे 5 मिलियन युआन का डील ऑफर किया 2 साल के लिए काम करने का। जिंग ने घबराते हुए पूछा कि क्या इस बार एडवांस पेमेंट मिल सकती है, जिस पर झांग ने मुस्कुराकर हाँ कह दिया। एलिवेटर में जाते वक्त ग्रुप ने अपनी भावनाओं को रोका, पर अंदर पहुंचते ही सबने खुशी से जोर से चीखा। आखिरकार जिंग अपनी बहन का इलाज करवा पाया। 6 साल बाद जिंग की कंपनी नाइस व्यू बहुत तरक्की कर चुकी है और जिंग बिलियनियर बन गया है। आज वह स्टेज पर अपनी कंपनी के नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग कर रहा है और उसके सारे पुराने कर्मचारी जो अब जिंग की तरह अमीर बन चुके हैं, इस इवेंट में मौजूद हैं। अगर आपको लगता है कि जिंग को जो मिला वह डिजर्व करता था, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलेंगे।